गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वेदाक्षी क्लासेस में। और बेटा आज हम लोग जो प्रकाशिक यंत्र पढ़ रहे थे उसमें एक दूसरी सीरीज को पढ़ेंगे जिसका नाम है दूरदर्शी। अभी कल हम लोगों ने जैसे एक सूक्ष्मदर्शी था, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, दो प्रकार के होते थे सूक्ष्मदर्शी, एक सरल सूक्ष्मदर्शी और एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। तो संयुक्त सरल सूक्ष्मदर्शी कोर्स में नहीं था, मैंने बताया, और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी को हम लोगों ने आराम से पढ़ा था। ठीक है, उसके बारे में सारी जानकारी होने के बाद मैंने आपको एक अन्य भी दूरदर्शी के बारे में बताया था कि जैसे दूरदर्शी जो होती हैं वो दो प्रकार की होती है ना, एक परावर्ती और एक अपवर्ती। तो ऐसे ही जो है दो खगोलीय दूरदर्शियों को लेकर हम लोग पढ़ेंगे। तो आज के टॉपिक का नाम सबसे पहले रहेगा खगोलीय दूरदर्शी। क्या नाम डालेंगे बच्चा? खगोलीय दूरदर्शी। खगोलीय दूरदर्शी जो कि अपने कोर्स में। अब इससे पहले अगर हम लोग है ना सिर्फ दूरदर्शी की बात करें कि बेटा दूरदर्शी क्या चीज होती है, तो दूरदर्शी के बारे में जानने के लिए हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि सबसे पहले दूरदर्शी क्या चीज है। तो दूरदर्शी की डिफिनीशन हम लोग लिखेंगे कि वह, सिर्फ दूरदर्शी की बता रहे हैं ना, वह प्रकाशिक यंत्र जिसके द्वारा दूर स्थित वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब नेत्र पर बनता है, नेत्र पर बनता है, दूरदर्शी कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? दूरदर्शी कहलाता है। ठीक, तो ये तो थी बेटा दूरदर्शी की बात कि क्या कहलाता है दूरदर्शी, कि वह प्रकाशिक यंत्र जिसके द्वारा दूर स्थित वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब जो है नेत्र पर बनता है, जिससे कि हमें वस्तुएं क्या होती है, बड़ी दिखाई देती हैं। ठीक है, कोई भी दूर स्थित वस्तु हो उसका बड़ा प्रतिबिंब बन जाएगा आंख पर, तो उसे हम लोग दूरदर्शी कहते हैं। अब खगोलीय दूरदर्शी का क्या मतलब हुआ? तो खगोलीय दूरदर्शी का मतलब होता है बेटा कि यूज यही होता है, बनता ऐसे ही है, लेकिन बात बता रहे हैं कि खगोलीय दूरदर्शी का उपयोग ग्रह तथा उपग्रहों की स्थिति, कामा गति आदि के अध्ययन के लिए किया जाता है ना, किया जाता है। ठीक है, अब वैसे तो दूरदर्शी दो प्रकार के होते थे, एक खगोलीय दूरदर्शी और एक पार्थिव दूरदर्शी। और खगोलीय दूरदर्शी जो होते हैं बेटा
वो ही दो प्रकार के होते हैं, जिनमें से एक अपवर्ती दूरदर्शी होता है और दूसरा परावर्ती दूरदर्शी होता है। कौन सा होता है? अपवर्ती और परावर्ती। भाई अपवर्ती में जो प्रतिबिंब बनेगा वो अपवर्तन की घटना पर आधारित होता है, और परावर्ती में जो प्रतिबिंब बनेगा वो परावर्तन की घटना पर आधारित होता है। मतलब अपवर्तन की घटना के हिसाब से जो प्रतिबिंब बनेगा उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? अपवर्तनी खगोलीय दूरदर्शी। और जिसमें परावर्तन के हिसाब से बनता है उसको परावर्तक दूरदर्शी या परावर्तक खगोलीय दूरदर्शी भी कह सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये होता है हमारा दूरदर्शी। ऊपर ग्रीन वाली लाइन में दूरदर्शी लिखा है और नीचे खगोलीय दूरदर्शी लिखा है। जनरल सा उसका यूज होता है कि इसके द्वारा कोई भी ग्रह उपग्रह आदि को देखने, उनकी स्थिति आदि का अध्ययन करने में किया जाता है। ठीक है, अपवर्तनी और परावर्तनी, जैसे ये जो खगोलीय दूरदर्शी हम लोग पढ़ रहे हैं ये अपवर्तनी दूरदर्शी है, खगोलीय दूरदर्शी है। ठीक है, आप कोई कहे इसमें और परावर्तन में क्या आधारित है, तो भैया अपवर्तनी खगोलीय दूरदर्शी का जो क्रिया विधि होती है वो अपवर्तन पर आधारित होती है और परावर्तनी वाली परावर्तन पर आधारित होती है। ठीक है, कोई समस्या? क्लियर है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर, है ना। इसके बाद अब आता है मेन इसकी संरचना, खगोलीय दूरदर्शी की संरचना हम लोग देखते हैं कि खगोलीय दूरदर्शी की बेटा संरचना आखिर क्या होती है। ठीक, तो इसमें क्या बताते हैं? इसमें बताते हैं कि इस तरह हम पहले इसका एक फिगर बनाएंगे, ऐसे ही बना दें हम इसका फिगर। ऐसे ये इसकी संरचना में एक चित्र होता है भाई। ठीक है, तो क्या बताते हैं जरा सुनिए और समझिए इनकी बातों को। कहते हैं इसमें धातु की एक इसमें धातु की एक बेलनाकार नली होती है। ठीक है, ये धातु की एक बेलनाकार नली है जिसके प्रथम सिरे पर अधिक फोकस दूरी तथा बड़े द्वारक का उत्तल लेंस लगा होता है ना। इसमें एक क्या होती है, धातु की बेलनाकार बड़ी नली होती है जिसके पहले सिरे पर बड़ी फोकस दूरी और बड़े द्वारक ये होता है ना, तो बड़े द्वारक का एक उत्तल लेंस लगा होता है जिसे अभिदृश्यक लेंस कहते हैं।
क्या बोलते हैं बच्चों? अभिदृश्यक लेंस कहते हैं। ठीक है, मतलब ये जो लेंस है, ये लेंस क्या कहलाएगा? अभिदृश्यक लेंस कहलाता है। अभिदृश्यक लेंस वो कहलाता है। ठीक है, इसके बाद आगे क्या बता रहे हैं? आगे कहते हैं नली के दूसरे सिरे पर एक अन्य नली फिट होती है ना? नली के दूसरे सिरे पर एक अन्य नली फिट होती है। देखो एक अन्य, ये छोटी नली फिट है, जिसे दंतुरदंड चक्र व्यवस्था द्वारा आगे पीछे खिसकाया जा सकता है ना? आगे पीछे खिसकाया जा सकता है। ठीक है, ये दंतुरदंड चक्र व्यवस्था होती है, इसके द्वारा इस नली को अंदर आगे बाहर खिसकाया जा सकता है। आगे इस नली के बाहरी सिरे पर, कौन से सिरे पर? बाहरी सिरे पर एक अन्य उत्तल लेंस लगा होता है। कम फोकस दूरी का, छोटे द्वारक का होता है। एक अन्य उत्तल लेंस लगा होता है जिसे नेत्रिका कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? नेत्रिका कहते हैं। ठीक है, अब ये पूरी इसकी संरचना लिख गए। एक बार फिर से समझते हैं कि इसमें बेटा एक बड़ी सी बेलनाकार नली होती है, जिसके पहले सिरे पर बड़ी फोकस दूरी और बड़े द्वारक का एक उत्तल लेंस लगा होता है, जिसे अभिदृश्यक लेंस कहते हैं। बात खत्म इस सिरे की। अब आगे नली के दूसरे सिरे पर एक अन्य नली फिट होती है, जिसे ये दंतुरदंड चक्र व्यवस्था द्वारा, ये कैसी व्यवस्था होती है? दंड चक्र व्यवस्था द्वारा अंदर बाहर खिसकाया जा सकता है। इस नली के बाहरी सिरे पर एक कम फोकस दूरी और छोटे द्वारक का अन्य उत्तल लेंस लगा होता है, जिसे हम लोग नेत्रिका लेंस कहते हैं। कौन सा लेंस कहते हैं बच्चों? नेत्रिका लेंस कहते हैं। इसे स्मॉल ई या कैपिटल ई से भी डिनोट करते हैं। बस आपको इतनी सी ही इसमें संरचना लिखनी है। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अब हम लोग बात करेंगे इसके किरण आरेख की। और क्योंकि जब लॉन्ग में आता है तो, या लॉन्ग में क्या शॉर्ट में भी आएगा, तो मेन सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है कि आप खगोलीय दूरदर्शी का या संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का किरण आरेख खींच कर दिखाइए। बस केवल चित्र बनाना होता है। अगर 2 नंबर या 3 नंबर में पूछ रहा है तो सिर्फ चित्र बनाओगे, और किरण आरेख का मतलब ही चित्र बनाना, उसको कुछ एक्सप्लेन नहीं करना होता। हाँ, उसके हिसाब से आपको क्रिया विधि या प्रतिबिंब का बनना
दिखाना पड़ता है, उसी के हिसाब से आप आवर्धन को निकाल सकते हो। ठीक है, तो कैसे क्या होता है किरण आरेख, जरा देखिए और समझिए इस चीज को। ठीक है, सबसे पहले ये इस तरीके एक मुख्य अक्ष है, यस, मुख्य अक्ष है। ठीक है, ये मुख्य अक्ष कहलाएगा, है ना। इस मुख्य अक्ष से बाहर एक वस्तु रखी है, ऐसे एक वस्तु रखी है बाहर, और अब हम लेंस बनाते हैं। पहले बड़ा लेंस था, पहले ऐसे बड़ा लेंस बनाते हैं, ऐसे। फिर यहां पर एक छोटा लेंस लेते हैं, ऐसे छोटा लेंस बनाते हैं। ये इसका द्वारक बना दिया, ये इसका द्वारक बना दिया। ठीक है, अब इसके बाद यहां से ऐसे लाइन लो और एक लाइन पैरेलल ऐसे ले, दो पैरेलल लाइन ले ली। अब ऊपर वाली लाइन को इसके नीचे मिलाना है और नीचे वाली लाइन को इसके ऊपर मिलाना है। ठीक, ये बिल्कुल ऐसे सीधे जाएगी, ऐसे यहां पर ऊपर मिलेगी आके, बिल्कुल सीधे जाकर ऐसे ऊपर मिलेगी। ठीक, और यहां से जाने वाली लाइन ऐसे नीचे यहां पर ऐसे मिलेगी आके। ठीक, ये आगे। इसके बाद इस तरीके यहां पर एक उल्टा सा प्रतिबिंब बनेगा, ये, और जहां पर ये कट करता है वहां से एक ऐसे सीधी लाइन बना लीजिए, जहां पर ये कट कर रहा है, यहां से सीधी लाइन। ठीक है, ऐसे बना। ठीक, जहां से ये प्रतिबिंब ऐसे। अब हमारे पास देखिए कितनी लाइनें हो गई, 1 2 3 और एक ये 4। अब आपको यहां से 4 गुजरने वाली लाइनें बनानी है, जो कि कैसे बनेगी, ध्यान दीजिए और देखिए। या इसको अभी हटा दो। मेन यहां से ऐसे लाइन गुजरनी चाहिए कि एक लाइन जो गुजरेगी वो कुल मिला के यहां से
ठीक है, मतलब ये सेंटर ये लाइन बिल्कुल ऐसे मिलते हुए जानी चाहिए, बिल्कुल सीधे। ये बिल्कुल सेंटर से यहां से बिल्कुल ऐसे आनी चाहिए। यहां पर क्या बनेगा, यहां पे इस वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बन जाएगा। कैसा प्रतिबिंब बन जाएगा बेटा, बड़ा प्रतिबिंब बन जाएगा, ठीक है, बड़ा और सीधा प्रतिबिंब। अब यहां से एक लाइन इससे होते हुए गुजरेगी, ठीक है, कि आप ये वाली लाइन ले जा करके यहां से ऐसे मिलाएंगे इसके साथ, ठीक। फिर यहां से एक लाइन इसके साथ, ठीक। फिर एक लाइन हमने कहा था यहां से ऐसे सीधी बना लो, है ना, ऐसे। तो एक लाइन यहां से इसके साथ होते हुए ऐसे सीधे निकलेगी जाके ऐसे, ऐसे, ठीक। इसमें तो ऐसे बस डार्क लाइन यहीं तक ऐसे खींच दोगे समांतर, क्योंकि अपवर्तन होगा, ऐसे खींच देना। और यहां पर एक बढ़िया सी सुंदर सी ऐसे हम लोग आंख बना देंगे। भैया मैसी बना पाए तो ये आंख ऐसे, ठीक। ये इसका बनता है किरण आरेख। फिर से समझ लीजिए कि एक किरण यहां से ऐसे चली, ठीक है, ये किरण ऐसे पैरेलल चली, यहां से जब अपवर्तन हुआ तो इस तरीके होते हुए नीचे आकर मिलेगी। कहां पर आकर मिल रही बेटा, नीचे आकर मिल रही, इसके बाद इधर जाती, ठीक। फिर दूसरी किरण एक समांतर किरण, चूंकि यहां वस्तु रखी है तो यहां से किरणें चली और ये बिल्कुल सेंटर से होते हुए और इसको काटते हुए ऐसे ऊपर निकल गई। कहां निकल गई, ऐसे ऊपर साइड ऐसे निकल गई, ठीक। तो हमें यहां पे 2 पॉइंट मिल गए, 1 2, और एक जहां पर काटा वहां प्रतिबिंब बना और उसके सामने से खींची 3। अब 1 2 3 और 4, अब ये 4 लाइन खींच रहे हैं। ये सेंटर से और इसके सिरे से मिलाते हुए यहां पर मिली, फिर यहां से बिल्कुल इसको काटते हुए सीधे यहां मिली, ठीक है। फिर एक यहां से ऐसे मिला दिया, एक इस सिरे से ऐसे मिला दिया, तो ये चारों लाइनें आकर के यहां पर मिल जाती हैं। ये इसका बनता है बेटा किरण आरेख, ठीक है। इतनी बात में किसी को कोई समस्या, आगे देखते हैं। अब हम लोग नेमिंग करते हैं। नेमिंग में आते हैं तो भाई ये वस्तु हो जाती है ए बी। कैसी वस्तु है, ए बी। ये यहां पर ओ बनता है, ये वस्तु द्वारा दर्शन कोण बन रहा है तो शीर्षाभिमुख के कारण ये भी कोण अल्फा कोण हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है बात इतनी। इसके बाद ये ऑब्जेक्टिव होता है, ये नेत्रिका बनी, ये यहां पर जहां काट रहा है ये एफ ई बनेगा और यहां पर ऐसे एफ ई डैश हो जाएगा। ये एफ नॉट पर प्रतिबिंब ए डैश और बी डैश बनता है। इसका सीधा और बड़ा प्रतिबिंब ए डबल डैश और बी डबल डैश पर बनता है, ठीक है। यहां नेत्रिका से ये बनने वाला कोण भैया ये दर्शन कोण बीटा कहलाता है। क्या कहलाता है, दर्शन कोण बीटा कहलाता है, ठीक है। ये जो नेत्रिका से इस वस्तु की दूरी जो मानोगे वो यू ई मानी जाती है, ठीक।
और ये जो प्रतिबिंब बनेगा ये स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनेगा। कहां बनेगा? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर। ठीक है बेटा, इतनी बात में किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, तो ये किरण आरेख इसका बनता है खगोलीय दूरदर्शी का। कोई समस्या? चले आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगर हम इसी में प्रतिबिंब का बनना समझे तो प्रतिबिंब का बनना हम इसमें किस तरीके से समझ सकते हैं, इस बात पर भी ध्यान दें कि प्रतिबिंब का बनने के लिए आपको ऐसे लिखना होगा कि अभिदृश्यक से पहले एक वस्तु AB रखी होती है जहां से चलने वाली किरणें अपवर्तन के बाद F0 पर एक दूसरे को काटती हैं, जहां पर अभिदृश्यक द्वारा AB वस्तु का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब A' B' बनता है। या ऐसे लिख सकते हो कि वस्तु AB से चलने वाली किरणें अभिदृश्यक लेंस से परावर्तन के बाद, ठीक है, F0 पर फोकस होती हैं, जहां पर वस्तु का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब A' B' बनता है। कहां पर बनता है? F0 पर A' B' बनता है। यह प्रतिबिंब नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु का कार्य करता है और नेत्रिका लेंस द्वारा वस्तु A' B' का आभासी और सीधा प्रतिबिंब। अब आभासी क्यों भाई? जिधर वस्तु रखी है उधर ही प्रतिबिंब बन रहा है। यही चीज हम कल जब उसमें बता रहे थे कि निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष में, तो दूर दृष्टि दोष में U और V माइनस का दोनों ले रहे थे, उत्तल होने के बावजूद माइनस लिया जा रहा था। तो यहां भी देखिए उत्तल होने के बावजूद आभासी बन रहा है, जबकि उत्तल की प्रकट होती है वास्तविक और उल्टा। लेकिन इसको ऐसा सेट किया गया है ना कि इसमें आभासी बने, पास में बने, वास्तविक बनने लगेगा तो और दूर बनेगा, क्या फायदा उसका दूरदर्शी से। तो इसीलिए यहां पर वास्तविक और आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। ये नीचे की ओर है, उस हिसाब से ये सीधा प्रतिबिंब अभिदृश्यक से पहले बन जाता है या स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन जाता है। बस यही 3 लाइनें आपको प्रतिबिंब बनने में लिखनी है। पहली क्या लिखोगे कि वस्तु से चलने वाली किरणों द्वारा अभिदृश्यक AB वस्तु का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब A' B' F0 पर बनाता है। यह प्रतिबिंब नेत्रिका के लिए वस्तु का कार्य करता है। तीसरा, नेत्रिका इस वस्तु का आभासी और सीधा तथा बड़ा प्रतिबिंब A" तथा B" पर स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनाती है। ठीक, तो यह हेडिंग हो जाती है प्रतिबिंब का बनना। चलिए अब हम लिख देते हैं इसको। तो प्रतिबिंब के बनने में क्या लिखेंगे कि वस्तु AB का अभिदृश्यक लेंस द्वारा वास्तविक उल्टा व छोटा प्रतिबिंब A' B' F0 पर बनता है। कहां बनता है बेटा? F0 पर बनता है। या प्रतिबिंब नेत्रिका के
लिए वस्तु का कार्य करता है, वस्तु का कार्य करता है, जिसका आभासी व सीधा प्रतिबिंब आभासी व सीधा प्रतिबिंब अभिदृश्यक से पहले बन जाता है। ठीक है, तो ये होता है बेटा प्रतिबिंब का बनना, मतलब खगोलीय दूरदर्शी द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक, ये अब बताएं, ये देख लीजिए, ये किरण आरेख है कि वस्तु ए बी का अभिदृश्यक द्वारा वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब ए डैश बी डैश एफ नॉट पर बनता है। यह नेत्रिका के लिए वस्तु का कार्य करता है। नेत्रिका द्वारा इसका आभासी सीधा और बड़ा प्रतिबिंब ए डबल डैश बी डबल डैश कहां पर बनता है बच्चों? किस जगह बनता है? अभिदर्शक से पहले बन जाता है। ठीक है, या लिख सकते हो अभिदर्शक और एफ डैश के बीच में बन जाता है। अब बताइए, किसी को कोई दिक्कत है बेटा? चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। अब आते हैं आवर्धन क्षमता। दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता, न्यूमेरिकल के लिए आपको यही फार्मूले काम आएंगे बच्चा। ठीक है, तो दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता, ठीक, देखें तो हम लोग इसी चित्र का सहारा लेते हैं, यही जो बना है। इस चित्र में सबसे पहले त्रिभुज ओ ए डैश बी डैश को देखिए, ओ ए डैश बी डैश को। यहां से जब अल्फा इक्वल निकालेंगे तो लंब बटे आधार करेंगे, क्योंकि कर्ण पता नहीं, तो लंब बटे आधार है ना। तो लंब बटे जब आधार करोगे तो अल्फा के सामने वाला लंब हो जाएगा ए डैश बी डैश और आधार हो जाएगा ओ एफ नॉट। तो सबसे पहले अल्फा को निकालेंगे लगभग tan अल्फा मानकर, तो भैया लंब बटे आधार, तो लंब हो जाएगा ओ ए डैश अपान में, नहीं लंब सॉरी ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश है लंब और आधार है ओ ए डैश। इक्वेशन फर्स्ट। इसी तरीके दूसरे त्रिभुज से जब बीटा की वैल्यू निकालेंगे, tan बीटा इक्वल
ध्यान से देखें, अब tan बीटा देखो बेटा ये बन रहा तो ई ए डैश बी डैश वाला त्रिभुज, ये त्रिभुज लोगे, है ना। ध्यान से देख लो, जिधर मेरा मार्कर जा रहा है ऐसे देखो, ये ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, तो tan बीटा इक्वल लंब बटे आधार, है ना, लंब बटे आधार, यानी ए डैश बी डैश इक्वल ई ए डैश, इक्वेशन सेकेंड। इसके बाद आता दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता। तो आवर्धन क्षमता m इक्वल, सूत्र हमने आपको बताया था बीटा अपान अल्फा होता है। इसी टॉपिक में जब मैंने पढ़ाया था तो m बराबर समझाया था बीटा अपान अल्फा। ठीक है, पहला वीडियो देखिएगा, इसका मतलब पहला वीडियो समझ में आ जाएगा। तो m इक्वल बीटा की वैल्यू रखो बेटा ए डैश बी डैश अपान ई ए डैश, अल्फा की वैल्यू रखिए ए डैश बी डैश अपान ओ ए डैश, ये तो कैंसिल हो गया बेटा, तो m बराबर आ जाता है ओ ए डैश बटे ई ए डैश। ठीक, ओ से ओ से ए डैश तक का मान आप चित्र में पीछे देखिए बेटा, एफ नॉट के बराबर है, और ई से ए डैश की वैल्यू यू ई है, वस्तु से पहले है तो माइनस कर लिया, तो m बराबर आ जाएगा माइनस एफ नॉट अपान यू ई डैश। ये आती है दूरदर्शी की ओरिजिनल, मतलब व्यापक सूत्र आता है दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता का। ठीक है बच्चों, ये दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता का व्यापक सूत्र आया। कैसा सूत्र आया? व्यापक सूत्र है। ठीक, अब इसमें दो कंडीशन बनती है। पहली कंडीशन, अगर प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन जाए यानी निकट, और यदि प्रतिबिंब दूर बन रहा हो यानी अनंत पर बन रहा हो। भाई दो बिंदु होते थे, दूर बिंदु अनंत पर और एक निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर यानी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। तो अगर इन दोनों जगह बनता है तब इसकी आवर्धन क्षमता क्या होती है, इसको निकालते भाई। ठीक है, कि तब इसकी आवर्धन क्षमता क्या होगी। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग डालते हैं कि जब प्रतिबिंब जो होता है वो कहां बने बेटा? अनंत पर बने, है ना। पहली हेडिंग हम लोग लेके चलते हैं। नंबर फर्स्ट, पहली कंडीशन कि जब प्रतिबिंब अनंत पर बने। कहां बने? जब प्रतिबिंब अनंत पर बने, मतलब जो प्रतिबिंब बनेगा वो अनंत पर बनेगा। ठीक, तब आप फार्मूला लगाओगे 1/f इक्वल 1/v माइनस 1/u, क्योंकि लेंस तो कौन सा है? उत्तल लेंस है। ठीक है, तो इसके बाद नेत्रिका द्वारा फाइनल प्रतिबिंब बनता है तो 1/fe। प्रतिबिंब कहां बन रहा है? इन्फिनाइट पर। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा u की वैल्यू तो 1/ue। 1/इन्फिनाइट का मान 0 है ना, तो ये 1/u, तो ue बराबर fe आया, ue बराबर fe आ गया। इसके बाद अतः m इक्वल, भैया सूत्र होता है माइनस एफ नॉट अपान यूई
तो यूई की जगह क्या लिख सकते हो, एफ ई, एफ नॉट अपान एफ ई। ठीक, ये हो जाती है आवर्धन क्षमता जब प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, अनंत पर बनेगा। ठीक है, जब प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा तभी होगा। और इस अवस्था में, इस अवस्था में दूरदर्शी की लंबाई, दूरदर्शी की लंबाई, तो वो L बराबर दोनों को फोकस दूरियों को जोड़ दिया जाता है, एफ नॉट प्लस एफ ई हो जाता है। ठीक है, दोनों फोकस दूरियों को जो भी दूरियां आती है उनको आपस में ऐड कर दो, एफ नॉट प्लस एफ ई, तो सूक्ष्मदर्शी की पूरी लंबाई निकल आती है। ठीक है, तो ये चीज है भाई। यहां पे लिख देते हैं जब प्रतिबिंब अनंत पर बने। ठीक है, अनंत पर बने। अब इसको ले आते तो जगह और बन जाएगी, तो दूसरा वाला केस भी इसी में बता देते हैं। अब इसके बाद सेकंड पॉइंट में आते हैं। दूसरा आता है कि जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। कहां बने, न्यूनतम दूरी पर बने, है ना। न्यूनतम दूरी क्या होती है स्पष्ट दृष्टि की, कैपिटल डी। क्या होती है बेटा, कैपिटल डी होती है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। ठीक है, अब इसके लिए क्या करोगे, तो वही लगाओगे, 1/f इक्वल 1/v माइनस 1/u। तो 1/f ही आएगा। प्रतिबिंब कहां बनना है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी डी पर, ये माइनस माइनस प्लस 1/u ही हो जाएगा। ठीक, अब इसमें ऐसा करो कि एफ नॉट का गुणा करा दो, है ना। इसमें जो है आप एफ नॉट का गुणा करा दें, तो ये हो जाएगा एफ नॉट अपॉन एफ ई बराबर माइनस एफ नॉट अपॉन डी, और ये प्लस में आ जाएगा एफ नॉट अपॉन यू ई। ये प्लस वाली चीज इधर ले जाओ, माइनस में हो जाएगी। ठीक, या मत ले जाओ, इसको प्लस वाले को इधर कर लो, तो एफ नॉट अपॉन एफ ई प्लस एफ नॉट अपॉन डी बराबर एफ नॉट अपॉन यू ई। तो एफ नॉट अपॉन यू इक्वल, एफ नॉट कॉमन ले लो, ऐसे लिखा रहना, तो एफ नॉट अपॉन एफ ई प्लस एफ नॉट अपॉन टी। अब इसी वैल्यू को दो बार लिखने से कोई फायदा नहीं, इसको हटा दीजिए। ठीक है ना। अब एफ नॉट अपॉन यू, ये होता है मेन सूत्र। हमने यू की जगह पर ही एफ ई लिखा था यहां पर, तो ये मेन सूत्र है।
एफ नॉट अपॉन यूई का मान ये निकल आया। अब इसी को यहां लिखेंगे कि अतः m बराबर माइनस, ऐसे लगा लेंगे, एफ नॉट अपॉन एफ ई प्लस एफ नॉट अपॉन डी। तो इसमें से आप क्या करोगे, एफ नॉट अपॉन एफ ई कॉमन ले लो। तो जब ये कॉमन ले लोगे तो 1 प्लस, अब एफ नॉट तो बाहर, 1 अपॉन एफ ई का जब भाग दोगे तो एफ ई पलटकर बेटा ऊपर आ जाएगा। तो ये एफ ई अपॉन टी, ये इसकी बन जाएगी। जब स्पर्श डिस्क की न्यूनतम दूरी पर बनेगा तब इसकी आ जाएगी आवर्धन क्षमता। ठीक है, कोई समस्या? और इसकी जो लंबाई बनेगी वो लंबाई L बराबर हो जाएगा एफ नॉट प्लस यूई। क्या हो जाएगा? एफ नॉट प्लस यूई। देखिए मेन क्या बनना है, एफ नॉट प्लस यूई। ठीक है, तो ये इसका फार्मूला आ जाता है। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ फिलहाल ये टॉपिक यानी खगोलीय दूरदर्शी यहीं समाप्त होता है। तब तक के लिए गुड नाइट एंड बाय।